लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नाथ पब्लिकेशन की बुक भारतीय इतिहास का आधुनिक भारतीय इतिहास का भाग, जिसमें कल हमने 17वां चैप्टर शुरू किया था। 17वां चैप्टर जो राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित था, जिसमें कल हमने कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के सभी 55 अधिवेशन और कांग्रेस से पहले की जो राजनीतिक संस्थाएं जो भारत में स्थापित हुई थी, भारत के बाहर विदेशों में भी जो भारतीयों के द्वारा जो संस्थाएं स्थापित की गई थी, उन सभी के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन जो कांग्रेस की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो कल ये बताया था कि राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। पहला उदारवादी युग, दूसरा उग्रवादी युग और तीसरा था गांधी युग। तो हम सबसे पहले आज उदारवादी युग के बारे में पढ़ेंगे। उदारवादी युग जो कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक, बंगाल विभाजन तक। इसके पश्चात 1905 से 1907 के मध्य कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। फाइनली 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है उदारवादी और उग्रवादी के मध्य। तो हम 1905 तक ये उदारवादी युग रहा था। उसके पश्चात जो उग्रवादी युद्ध शुरू होता है। तो आज हम पहले उदारवादी युग से संबंधित पढ़ने वाले हैं। करते हैं आज की क्लास को शुरू। डफरिन ने उदारवादियों की नीतियों को अज्ञात में एक बड़ी छलांग कहा। उदारवादी की नीति। उदारवादी लोग ब्रिटिश सत्ता में विश्वास करते थे, संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन करते थे। यह कर्मिक एवं संवैधानिक नीतियों में विश्वास करते थे। यह अंग्रेजी संपर्क को ईश्वर की अनन्य कृपा मानते थे। अंग्रेजी सरकार को अपना शत्रु नहीं मानते थे। ये ट्रिपल पी मेथड का अनुसरण करते थे। याचिका, प्रार्थना और रक्षा, प्रोटेस्ट, प्रेयर। पीपीपी को विपिन चंद्र पाल ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा था। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धिशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का नियंत्रण था। इनका जनसाधारण से कोई संपर्क नहीं था। फिरोज मेहता ने स्वयं कहा है कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। उदारवादी नेताओं की मांग और उनके उद्देश्य: लोगों को शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक करना, सभी की राय को संगठित करना, स्वशासन आंदोलन में भाग लेना और लंदन में इंडियन काउंसिल में शामिल होना। ब्रिटिश कार्यकारी परिषद में भारतीयों की भागीदारी की जाए। विधान परिषद में सुरक्षा की जाए। न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण किया जाए। लगान को कम किया जाए एवं किसानों पर अत्याचार समाप्त किया जाए। 1892 के बाद बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, आर्मी के व्यय में कमी की जाए, नमक कर समाप्त किया जाए। आईसीएस परीक्षा भारत में करवाई जाए। भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी दी जाए। आधुनिक पूंजीवादी उद्योगों का विकास किया जाए। धन के निष्कासन की समाप्ति की जाए। उदारवादियों के तरीके: संवैधानिक नीतियों में विश्वास, अंग्रेजों के शासन एवं उनकी न्यायप्रियता में विश्वास। ये अंग्रेजी राज के हिमायती थे और उसके बने रहने में विश्वास करते थे। ये लोग कराउन के प्रति राजभक्त थे। बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा कि महारानी की करोड़ों की प्रजा में कोई अन्य लोग इतने राजभक्त नहीं है जितने भारतीय शिक्षित लोग। इस काल में देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई, केवल भारतीयों के लिए कुछ रियायतें ही मांगी गई। याचिका, प्रार्थना पत्र एवं प्रतिनिधि मंडल तक सीमित रही। शिक्षित वर्ग ही शामिल
सामान्य जन शामिल नहीं हुआ, वह इस अवधि में ब्रिटिश राज का समर्थन बना था। दादा भाई नौरोजी का मानना था कि केवल ब्रिटिश साम्राज्य के कारण वे सब एक स्थान पर एकत्र हो सके। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में वह दिन दुख और विनाश का दिन होगा जब अंग्रेजी राज खत्म होगा। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारत के इतिहास में वह दिन दुख और विनाश का दिन होगा जब अंग्रेजी राज का खात्मा होगा। उदारवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था। आनंद बोस ने कहा कि शिक्षित वर्ग इंग्लैंड का शत्रु नहीं, अपितु उसके सम्मुख बड़े कार्य में उसका प्राकृतिक और आवश्यक सहयोगी है। कलकत्ता अधिवेशन 1886 में दिए गए अपने अध्यक्षीय भाषण में दादा भाई नौरोजी ने कहा कि हमें वीर पुरुषों की तरह यह घोषणा करनी चाहिए कि हमारी नस नस में राजभक्ति भरी हुई है। हम उन सभी लोगों को समझते हैं जो हमें अंग्रेजी राज्य से मिले हैं। 1896 के काल 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा कि संसार के सूर्य के नीचे शायद ही कोई इतनी ईमानदार और मजबूत जाति हो जितना कि अंग्रेज हैं। प्रमुख सफलता 1886 ईस्वी में एचिसन सेवा आयोग की स्थापना हुई। एचिसन आयोग का गठन डफरिन के समय भारतीय सिविल सेवा से संबंधित गठित किया गया। इस आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवा को शाही प्रांत्य और माथत श्रेणियों में विभाजित किया गया। 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। वेलवी आयोग का गठन भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए। इस आयोग का गठन 1895 में हुआ। 1895 में भारतीय व्यय की जांच के लिए लॉर्ड वेलवी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया, जिनमें 14 सदस्य थे, जिसमें एकमात्र भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इस आयोग ने 1900 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया और जनता को जागरूक किया, लोगों में राष्ट्रीयता का बीज बोया। इनके कार्य करने के तरीकों में प्रार्थना, याचना और अविरोध प्रकट करने से विरोध प्रकट करने से जनमत का निर्माण हुआ एवं राष्ट्रीयता की भावना आई। लाला लाजपत राय ने इनको अवसरवादी आंदोलन कहा। प्रमुख उदारवादी दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे, दीनसा वाचा, डब्ल्यू सी बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय थे। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगे मनवाने के लिए इंग्लैंड से भी कुछ संस्थाएं स्थापित की। भारतीय सुधार समिति की स्थापना लंदन में 1887 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1888 में हुई, जिसके अध्यक्ष विलियम डिग्बी थे। इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया गया। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा था। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 में महाराष्ट्र के खड़क गांव में हुआ। इनके पिता का नाम पालनजी दोरडी तथा माता का नाम मणिकबाई था। इनकी उपाधियां ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मिस्टर नेरो मेजोरिटी, भारत के ग्लैडस्टोन, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। इनके अंग्रेजी अध्यापक ने इनको भारत की आशा की संज्ञा प्रदान की। 27 साल की उम्र में गणित और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक बन गए। किसी विद्यालय में प्राध्यापक बनने वाले पहले भारतीय थे। 1874 ईस्वी में बड़ौदा रियासत के दीवान का पद स्वीकार किया, किंतु शीघ्र ही दुखी होकर छोड़ दिया। अंग्रेजों को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने के लिए 1852 ईस्वी में बम्बई एसोसिएशन नामक बम्बई की पहली राजनीतिक संस्था स्थापित की। लंदन प्रवास के दौरान लंदन इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया 1886 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1851 में गुजराती पत्रिका रास्ता गुफ्तार प्रारंभ की। 1882 में वॉइस ऑफ इंडिया अखबार शुरू किया। 1885 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य रहे। 1892 में ब्रिटेन के उदारवादी दल की ओर से मध्य फिन्सबरी क्षेत्र में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में
निर्वाचित होने वाले भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। 1892 से लेकर 1895 तक इसके सदस्य रहे थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय लाल मोहन घोष थे। हालांकि वे चुनाव हार गए थे। 1885 में जनजागरण के लिए बंबई से ज्ञान प्रचारक मंडली बनाई थी। दादा भाई नौरोजी के प्रमुख समाचार पत्र राष्ट्र गोफ्तार जो गुजराती भाषा में था, सत्यवादी गुजराती का था, हिंदुस्तानी, एडवोकेट ऑफ इंडिया, धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने अपने इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया में दिया। यह पेपर 2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पहली बार पढ़ा गया। कुछ अन्य लेख जिनमें धन निष्कासन के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 धन निष्कासन सिद्धांत की विशुद्ध व्याख्या की गई। द वांट्स एंड मीन्स रूल इन इंडिया 1870 ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि धन निष्कासन की समस्त बुराइयों की जड़ और भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण है। दादा भाई नौरोजी ने उत्तरदायित्व के पदों पर भारतीयों को नियुक्त न करने की नीति को नैतिक विकास की संज्ञा दी। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1886 के अधिवेशन में, 1893 और 1906 के अधिवेशन में। कांग्रेस के मत से स्वराज की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 1906 में गोखले ने कहा कि यदि मनुष्यों में कहीं देवता है तो वो है दादा भाई नौरोजी। 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, आर के कामा, नौरोजी फरदोंजी, एस बंगाली ने मिलकर रहनुमा मजद्यासन सभा की स्थापना की। भारतीय तथा अंग्रेजों के बीच समझदारी तथा मैत्री की भावना विकसित करने के लिए 1866 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी को प्रथम भारतीय के रूप में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय की एमसिस्टीम कांग्रेस 1904 में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस सम्मेलन में भाषण देते हुए उन्होंने भारत के लिए स्वशासन तथा दूसरे उपनिवेशों के समान दर्जा दिए जाने की मांग की। अगले वर्ष बनारस कांग्रेस अधिवेशन में भेजे गए संदेश में उन्होंने कहा कि भारत की एकमात्र समस्याओं का समाधान स्वशासन है। ब्रिटिश सरकार अब प्रशासन के लिए रूसी जारशाही तरीके अपना रही थी। प्रेस का गला घोटने का परिणाम उनके लिए आत्मघाती होगा। दादा भाई नौरोजी। राजा जनता के लिए बने, जनता राजा के लिए नहीं। राजा जनता के लिए बने, जनता राजा के लिए नहीं। दादा भाई नौरोजी। इन्होंने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आंकलन किया। 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष की हैसियत से पहली बार स्वराज को कांग्रेस का ध्येय बताया। गोखले द्वारा पढ़े गए उनके अध्यक्षीय भाषण का प्रारंभ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर हेनरी कैंपबेल बेनरमन के इस प्रसिद्ध वाक्य से किया गया कि सुराज्य किसी भी दशा में स्वशासन का स्थापन नहीं हो सकता। सुराज्य किसी भी दशा में स्वशासन का स्थापन नहीं हो सकता। इसके पश्चात दूसरे प्रमुख उदारवादी फिरोज शाह मेहता, जो 1845 में इनका जन्म हुआ, 1915 में इनकी मृत्यु हुई थी। फिरोज शाह मेहता का जन्म 4 अगस्त 1845 में मुंबई में पारसी परिवार में हुआ। इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1915 ईस्वी में बंबई में हुई थी। यह वकालत पढ़ने के लिए लंदन गए। वहां ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संपर्क में आकर राजनीतिज्ञ बन गए। यह बंबई नगरपालिका के संविधान के निर्माता थे। 1872 ईस्वी में नगरपालिका अधिनियम की रूपरेखा बनाई। इनको बंबई स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। यह 1873 में आयुक्त बने। बंबई नगरपालिका के अध्यक्ष भी रहे। 1884, 85, 1905 और 1911 में। 1886 में बंबई विधानसभा के सदस्य रहे। 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1893 में गवर्नर जनरल की सर्वोच्च विधान परिषद के लिए चुने गए। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में योगदान दिया।
2013 में द बॉम्बे कॉर्निकल नामक अखबार का प्रकाशन किया। लाहौर से प्रकाशित होने वाले ट्रिब्यून समाचार पत्र उनके बारे में लिखा है कि वह आवाज जो इतने दिन तक परिषद के कक्ष के बाहर गूंजती थी, निर्वाचन के खुले दरवाजे के अंदर प्रवेश पा चुकी है। इनकी उपाधि थी नाइट। 1904 ईस्वी में इन्हें यह उपाधि प्राप्त हुई थी। इसके पश्चात अगले उदारवादी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जन्म 10 नवंबर 1848 को कलकत्ता में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की आत्मकथा ए नेशन इन मेकिंग थी। आईसीएस परीक्षा 1869 में दी, लेकिन उनकी सही उम्र पर विवाद के कारण उनके चयन पर रोक लगा दी। अदालत के फैसले के बाद 1871 ईस्वी में इनकी नियुक्ति की मंजूरी मिली। ये सिलहट, बांग्लादेश में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किए गए। जल्द ही नस्लीय भेदभाव के कारण इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 1876 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य आईसीएस परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को आयु घटाने का विरोध करना था। 1879 ईस्वी में द बंगाली समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 करने पर कलकत्ता के इंडियन एसोसिएशन की ओर से 1879-80 में एक प्रतिनिधि मंडल लाल मोहन घोष के नेतृत्व में ब्रिटेन भेजा। 1895 में पुणे में व 1902 में अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1895 में पुनः कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यदि यह क्षण मेरे जीवन का अंतिम क्षण हो और उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाए, तो भी मैं अपने को संसार का सबसे खुशी व्यक्ति मानूंगा। अंग्रेजों ने इसको सरेंडर नोट बनर्जी कहा था। 1921 में बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री बनने वाले प्रथम भारतीय थे। इनको बंगाल का बेताज बादशाह कहा जाता है। पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 का समर्थन किया। 1923 के चुनाव में बनर्जी को डॉक्टर विधानचंद्र राय के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। बनर्जी ने लिखा कि मेरा एकमात्र अपराध यह था कि मैंने मंत्री पद स्वीकार कर लिया था। चुनाव में पराजय के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया और अधिकांश समय अपनी आत्मकथा ए नेशन इन मेकिंग को पूर्ण करने में लगे। ब्रिटिश साम्राज्य को राजनीतिक समर्थन देने के लिए उन्हें नाइट और सर की उपाधि दी गई। 1882 में रिपन कॉलेज की स्थापना की। 1917 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का समर्थन किया। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले दूसरे दूसरे भारतीय थे दूसरे भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मॉरिस के द्वारा शालिग्राम की प्रतिमा को 100 साल पुरानी बताने पर 1883 में अपने अखबार बंगाली में इनके खिलाफ टिप्पणी की। इस पर 2 माह की सजा दी गई। नोट पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। 1882। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की मृत्यु 6 अगस्त 1925 में बैरकपुर में हुई थी। भारत में सारी क्रांतियां अंत से सत्ता में सुख पाती है। भारत में सारी क्रांतियां अंत में सत्ता में सुख पाती है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 में इंडियन सिविल सेवा परीक्षा पास करने के पश्चात सिलहट में कलेक्टर नियुक्त किए गए, लेकिन 1874 में सरकार ने इन्हें बर्खास्त कर दिया। लेटन ने जब इंडियन सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की आयु 21 से घटाकर 19 कर दी, तो इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया और 1879-80 में एक प्रतिनिधि लाल मोहन घोष के नेतृत्व में ब्रिटेन भेजा। इसी बीच सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1895 में पुणे और 1902 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने। 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया, जो इस समय कांग्रेस का दूसरा विभाजन था। लेकिन 1919 के विधान के अंतर्गत होने वाले काउंसिल चुनाव में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बैरकपुर के नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुन लिया गया।
तब यह क्रांतिकारी का मार्ग छोड़कर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख का पद ग्रहण कर लिया। लेकिन 1923 में चुनाव में जनता ने इनको हरा दिया। इसके बाद इन्होंने राजनीति से संन्यास लेकर ए नेशन इन मेकिंग की रचना की। गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1915 ईस्वी। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 ईस्वी में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव कोटलक में हुआ। इनके पिता का नाम कृष्णराव, माता का नाम वालुबाई था। गोपाल कृष्ण के गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। गोखले पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में इतिहास और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे थे। व्यवसाय के रूप में शिक्षण को अपनाया और पूना की दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के आजीवन सदस्य बने। उन्होंने केवल 75 रुपये मासिक वेतन पर सोसाइटी की 20 वर्ष तक सेवा करने का संकल्प ले लिया। गोखले अब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की स्थापना की ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। इस सोसाइटी में वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन एम जोशी एवं हृदयनाथ कुंजरू आदि शामिल थे। 1895 में गठित रॉयल कमीशन ऑन एक्सपेंडिचर वेलवी आयोग के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित हुए। 7 बार ब्रिटेन की यात्रा की। गोखले को 1902 में बंबई विधानसभा और बाद में इंपीरियल विधान परिषद का सदस्य चुना गया। गांधी जी के निमंत्रण पर 1912 में दक्षिणी अफ्रीका गए। राजनीति के आध्यात्मिकरण पर सर्वप्रथम बल देने वाले भारतीय विचारक यही थे। इनके लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापित की गई। गोखले ने संवैधानिक और राजनीतिक सुधार के लिए 1915 ईस्वी में राजनीतिक वसीयतनामा तैयार किया। गोखले ने करजन की तुलना औरंगजेब से की। गोखले घोड़ागाड़ी की सवारी किया करते थे। 1912 से 1915 तक भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। मार्ले ने गोखले को ताल देने वाला चिमटा ट्यूनिंग फोर्क कहा। गोखले को क्रियात्मक और पश्चिमी कार्यकर्ता और एक रहस्यवादी स्वप्न दृष्टा के दुर्लभ संयोग की संज्ञा सरोजनी नायडू ने दी। 1902 में बंबई विधानसभा और बाद में इंपीरियल विधान परिषद का सदस्य चुना गया। पुनः सार्वजनिक सभा की त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया। तिलक ने गोखले को एक कच्चा नरकट कहा। जब गोखले ने राष्ट्रीय राजनीति में क्षमा याचना की, वह यह था कि वे वेलवी आयोग के सामने गवाही देने के लिए इंग्लैंड दौरे के समय गोखले ने 2 जुलाई 1867 को मैनचेस्टर गार्जियन में एक पत्र लिखकर पूना में प्लेग के सिलसिले में सैनिकों के व्यवहार की निंदा की। भारत सचिव ने मुंबई के गवर्नर लॉर्ड सैंडहर्स्ट को गोखले के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया। तभी लेकिन तभी गोखले ने यह कहते हुए माफी मांग ली कि उन्हें जो समाचार मिले वे गलत थे। तब तिलक ने गोखले के लिए ऐसा कहा था। सुधारक नामक समाचार पत्र निकाला। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कहा कि गोखले या तो ये समझ नहीं रहे कि वे कहाँ जा रहे हैं, और अगर उन्हें यह मालूम है तो वे बेईमान हैं। भारत में राष्ट्रीय चेतना जगाने की अपील साथ साथ ही ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादारी, दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते। गोखले के चार सिद्धांत: सत्य के प्रति अडिगता, अपनी भूल की सहज स्वीकृति, लक्ष्य के प्रति निष्ठा और नैतिक आदर्शों के प्रति आदर भाव। तिलक ने गोखले को भारत का हीरा, महाराष्ट्र का लाल और कार्यकर्ताओं का राजा कहा। गांधी जी ने गोखले की मृत्यु पर कहा कि गोखले तो गंगा के समान थे, जो सबको अपने पास बुलाती है। साबरमती आश्रम की स्थापना के लिए गोखले ने गांधी जी को आर्थिक सहायता दी थी। 1900 से 1902 तक बंबई विधान परिषद के सदस्य रहे। 1902 से 1915 तक वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य रहे। अब क्रांति का राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण
गरम दल या फिर उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1919 तक। जब 1905 से 1907 में नरम दल और करम दल बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे थे, तब नरम दल और दल के बीच काफी सार्वजनिक बहस और असहमति हुई। करमपंथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाहर फैलाना चाहते थे और औपनिवेशिक सरकार के साथ सभी प्रकार के सहयोग या असहयोग को शामिल करने के लिए धीरे धीरे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विस्तार करना चाहते थे। नरमपंथी चाहते थे कि बहिष्कार बंगाल तक सीमित रहे। गरमपंथियों का मानना था कि आजादी की लड़ाई तब शुरू हुई जब जनता जागृत हुई। उनका मानना था कि यह बड़े प्रयास का समय है और नरमपंथी उनकी राय में आंदोलनों में एक बड़ी बाधा है। अरविंद घोष के नेतृत्व में उनमें से अधिकांश का मानना था कि नरमपंथियों से नाता तोड़ने, उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व से बाहर करने और यदि नरमपंथियों को हटाया नहीं जा सका तो संगठन को विभाजन करने का समय आ गया है। फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में अधिकांश नरमपंथी विभाजन के बारे में समान रूप से अड़े हुए। इनका मानना था कि गर्मपंथियों के साथ रहने से वे खतरनाक संकट में पड़ जाएंगे। उन्हें डर था कि कांग्रेस संगठन जो पिछले 2 दशकों से सावधानी पूर्वक बनाया गया बिखर जाएगा। इसी संदर्भ में H.A. वाडिया ने फिरोज शाह मेहता के सामने विचार रखे। इन व्यक्तियों की कांग्रेस से युति किसी स्वस्थ शरीर में रोगाग्रस्त अंग की युति है और इसका एकमात्र उपचार शल्य चिकित्सीय पृथक्करण है। यदि यदि कांग्रेस को रक्त विषाक्तता होने वाली मृत्यु से बचाना है और यहीं से उग्रवादी राजनीति की शुरुआत होती है। उग्रवादियों या गर्मपंथियों का उदय तथा अतिवादी राजनीति। उग्रवाद या नव राष्ट्रवाद का जनक बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। कैम्ब्रिज संप्रदाय के इतिहासकारों ने गर्मपंथी राजनीति के उदय के पीछे गुटबंदी का प्रमुख कारण माना है। नरमपंथी सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा संपादित बंगाली और मोतीलाल घोष द्वारा संपादित अमृत बाजार पत्रिका के बीच तीखी शत्रुता थी। महाराष्ट्र में जब 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पुनः सार्वजनिक सभा पर अधिकार कर लिया तो 4 नवंबर 1896 को गोखले ने विरोधी संगठन दक्खन सभा का गठन किया। उग्रवाद के उदय के कारण तिलक को माना जाता है। गर्मपंथियों के उदय के कारण पहला था कि कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष, क्योंकि उग्रवादियों को लगता था कि याचना, प्रार्थना और प्रतिवाद से कुछ नहीं मिलने वाला है। उग्रवादियों ने अंग्रेजी राज्य की प्रकृति को ठीक ठीक समझ लिया था और उन्हें लगने लग गया था कि अंग्रेजी राज्य की नीतियां ही भारत की दरिद्रता का मूल कारण है। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। जैसा कि स्वामी विवेकानंद का कथन है कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है। विवेकानंद दयानंद सरस्वती के लेखों से प्रभावित थे। भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, जैसे 1896 में अड़वा के युद्ध में इथोपिया ने इटली को परास्त कर दिया तथा इसी प्रकार जापान ने 1905 में विशालकाय देश रूस को पराजित कर दिया। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, बंगाल विभाजन, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। 1892 का सुधार अधिनियम कांग्रेस की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया और भारतीयों में असंतोष की निराशा की भावना बनी रही। अरविंद घोष अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इन उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। एनी बेसेंट एनी बेसेंट ने कहा कि सारी हिंदू प्रणालियां पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर हैं। प्रमुख गर्मपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, इन्हें बाल पाल लाल कहा गया, और अरविंद घोष। तिलक तिलक ने कहा कि स्वराज्य अथवा स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है कि स्वराज्य के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकते, न कोई औद्योगिक प्रगति, न कोई उपयोगी शिक्षा, न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता हो सकती है। गोखले को 1902 में बम्बई विधानसभा और बाद में इंपीरियल विधान परिषद का सदस्य चुना गया। लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय ने कहा कि जैसे दास की आत्मा नहीं होती, इसी प्रकार दास
जाति की कोई आत्मा नहीं होती। आत्मा के बिना मनुष्य केवल पशु है। इसलिए देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। गर्मपंथी या उग्रवादियों की नीतियां। गर्मपंथियों का स्वराज्य अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास था। उग्रवादी अहिंसात्मक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में, आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करते थे। जनता के मन में शासकों का भय निकाला। अंग्रेजों के न्यायपीड़िता में अविश्वास था। उग्रवादियों के कार्यक्रम। विदेशी माल का बहिष्कार। विदेशी माल का बहिष्कार, स्वदेशी माल को अंगीकार करना, राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर देना। सर गुरुदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई थी। लाला लाजपत राय ने कहा कि हम लोगों ने राजनिवास से मुख मोड़कर निर्धनों की झोंपड़ियों की ओर कर लिया है। यह यह है इस बहिष्कार आंदोलन की मनोवर्ती, नीति और आत्मिक तत्व। तिलक का कथन है कि राष्ट्र एक वृक्ष है, स्वराज तना है, स्वदेशी और बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। अब इसमें प्रमुख नेता, सबसे पहले नेता बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के कोंकण जिले के रत्नागिरी चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था तथा माता का नाम पार्वती बाई था। इनकी पत्नी का नाम तापी बाई था, जो सत्यभामा बाई के रूप में विख्यात थी। बाल गंगाधर तिलक के बचपन का नाम केशव अर्थात बाल था। इसके गुरु का नाम शिशिर कुमार घोष था। बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ, जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि वह जो मनुष्यों का सिरमौर था, नहीं रहा। बाल गंगाधर तिलक ने 1 जनवरी 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, जिसमें अन्य सहयोगी विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और आंग्रेकर माधवराव नामजोशी थे। इस स्कूल का उद्देश्य बालकों को सस्ते दर पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षा उपलब्ध करवाना था। बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में गोपाल गणेश आगरकर के साथ मिलकर पूना से अंग्रेजी में, मराठा तथा मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र शुरू किए। पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। 1882 में सरकार ने तिलक को 4 माह के कारावास की सजा दी। कोल्हापुर के राजा की 1870 ईस्वी में मृत्यु के बाद गोदलिया पुत्र शिवाजी राय को गद्दी पर बैठाया। दीवान ने इसको जहर दे दिया। बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र मराठा में महाराज को हैमलेट और बर्वे क्लाइडियस कहते हुए लेख लिखा। 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना 1885 में हुई। तिलक ने जनता से निकट संबंध बनाने वाले पहले नेता व गांधी जी के अग्रगामी व उनमें राष्ट्र सेवा की भावना भरने के लिए निम्न कार्य किए। अखाड़े, लाठी कल्ब, गो हत्या विरोधी सभाएं शुरू की। गणपति उत्सव 1893 ईस्वी में शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक को गणपति उत्सव प्रारंभ करने की प्रेरणा विनायक रामचंद्र पटवर्धन से मिली थी। शिवाजी उत्सव 1895 ईस्वी में शुरू किया। तिलक ने कहा कि मैं ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसमें मेरा ब्रिटिश सत्ता से टकराव नहीं हो। 22 जून 1897 ईस्वी को उन्हें 2 अंग्रेज रेड और अर्नेस्ट की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने के लिए 18 माह के कारावास की सजा दी गई। पूना जेल में रखा गया। तिलक भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी थे। द आर्कटिक होम इन द वेदास को बाल गंगाधर तिलक ने पूना की यरवदा जेल में सूत्रबद्ध किया था। इस अवसर पर लोगों ने तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तिलक को सजा मिलने पर कहा कि आज सारा देश रो रहा है। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस ने बम 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस ने बम फेंका। इस बम कांड के संदर्भ में केसरी में लेखों के कारण तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला तथा उन्हें
6 वर्षों तक जेल में अ, 6 वर्षों तक के लिए मांडले जेल, म्यांमार भेजा गया। मांडले जेल में तिलक ने गीता रहस्य की रचना की। तिलक ने 6 वर्ष के कारावास के विरोध में बंबई के मील मजदूरों ने 6 दिन की हड़ताल रखी। रेल मजदूरों ने भी हड़ताल रखी। बाल गंगाधर तिलक की अन्य रचनाएं: आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस 1903, द ओरियन 1893, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांत ज्योतिष, टीनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी। पूना में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। केसरी को होम रूल का मुखपत्र बनाया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया गया। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ऐसा लगता है कि राजनेता के रूप में मृत्यु मेरी नीति है और इस नीति को मैंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है। लंदन टाइम्स के संवाददाता और इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। इस समय बाल गंगाधर तिलक 1918 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने के सिलसिले में इंग्लैंड चले गए और यही यही कारण है कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बन पाए और इंग्लैंड में ही मुकदमा हार गए। 1891 ईस्वी में बी.एम. मालाबारी के प्रयत्नों से सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित किया गया, जिससे 12 वर्ष की कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। तिलक ने इस एक्ट का विरोध किया। समाज सुधार में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के कारण। यहाँ इस तथ्य को उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि सम्मति आयु अधिनियम रुक्माबाई राउत मुकदमे के कारण अस्तित्व में आया था। रुक्माबाई राउत का विवाह बचपन में 11 वर्ष की उम्र में अ, दादा भिकाजी के साथ हुआ था। 1884-85 में चले एक अदालती मुकदमे में 22 वर्षीय बढ़ई जाति की हिंदू महिला को कोर्ट में इसलिए घसीट लिया गया क्योंकि उसने बचपन में विवाह होने के बाद 11 वर्ष तक अलग अलग रहने के कारण पति के सहवास अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था। 1901 ईस्वी में नेपाली षड्यंत्र रचा, अर्थात नेपाल के राजा के सहयोग से भारत में विद्रोह की योजना बनाई, जिसमें असफलता नहीं मिली। 1905 में लेनिन के साथ गुप्त पत्र व्यवहार किया ताकि विध्वंसकारी साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। तिलक ने कहा कि यदि छुआछूत किसी ईश्वरीय आदेश का परिणाम है तो वे ईश्वर को ही नकार देंगे। बाल गंगाधर तिलक ने विधवा विवाह का समर्थन किया तथा प्रोफेसर डी के कर्वे 35 वर्ष की आयु में प्रथम पत्नी की मृत्यु के पश्चात एक विधवा से विवाह किया तो तिलक ने बधाई दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा था। तिलक के स्वराज प्राप्ति के साधन: 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग का प्रस्ताव किया। स्वदेशी बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध: शासन के संचालन में जनता के द्वारा सहयोग देना बंद कर देना चाहिए। तिलक के राष्ट्रवाद को वीपी वर्मा ने पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद कहा है। बाल गंगाधर तिलक को उनके यानी कि महाराष्ट्र के अनुयायियों ने लोकमान्य की उपाधि दी थी। राजनीतिक गतिविधियों के लिए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति तिलक थे। गांधी जी तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक कहा है। रत्नागिरी के कलेक्टर ऑर्थर ट्रैक्स कारफद को रिश्वत लेने के आरोप में पद से हटाया। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव 1919 के अमृतसर अधिवेशन का विरोध किया। कहा कि इसके स्थान पर तिलक ने संवेदनशील असहयोग का सुझाव दिया, अर्थात जहां ब्रिटिश सरकार ठीक काम करे वहां सहयोग दिया जाए। तिलक का प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा उन्होंने 1908 में दिया था। अमृत बाजार पत्रिका में तिलक को भारत का शक्तिशाली पुत्र कहा। मैनचेस्टर गार्जियन ने बाल गंगाधर तिलक को नव अंकुरित भारतीय राष्ट्रीयता के प्रेरक एवं प्रतिपादक बताया है। एक रोचक तथ्य
1870 में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई। अ, इस पर अधिकार को लेकर इस पर अधिकार को लेकर बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के मध्य संघर्ष चला। गोपाल कृष्ण गोखले ने इससे अलग होकर 1895 में दक्कन सभा का गठन किया। इसके पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया और जब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया और इसका पहला अधिवेशन जब 1917 में जॉन बाप्टिस्टा की अध्यक्षता में नासिक में हुआ, तब यह शर्त रखी गई कि बाल गंगाधर तिलक के इस संगठन में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा गठित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भाग नहीं ले सकते। लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के ढूंकके गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राधाकृष्ण आजाद तथा माता का नाम गुलाब देवी था। लाला लाजपत राय ने मैजिनी को अपना गुरु बनाया। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब तथा पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सर सैयद अहमद खान द्वारा राजनीति के परित्याग से लाला जी काफी दुखी हुए, किंतु 1888 किंतु 1888 1888 में उनके द्वारा लॉर्ड हिल्टन के नाइटहुड का सम्मान प्राप्त किए जाने पर लाला जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि अपने पिता द्वारा लाला जी के सामने सैयद अहमद की छवि व्यापक राजनीतिक सुधारों की भविष्यवक्ता के रूप में तैयार की गई। 1888 में पहली बार कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में पंजाब के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। समाचार पत्र पंजाबी उर्दू दैनिक समाचार पत्र था। वंदे मातरम दी पीपल जो अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की। लाला लाजपत राय को 9 मई 1907 को गिरफ्तार करके मांडली जेल भेजा गया, पंजाब में कृषक आंदोलन संगठित करने पर। लाला लाजपत राय इटली के मैजिनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1914 ईस्वी में इंग्लैंड गए, फिर अमेरिका गए ताकि भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन प्राप्त कर सके। आर्य समाजी नेता लाला लाजपत राय ने लाला हंसराज के साथ मिलकर लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय स्थापित किया। राष्ट्रीय कॉलेज लाहौर की भी स्थापना की थी। तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स स्थापित किया। लाला लाजपत राय की रचनाएं यंग इंडिया 1918, अनहैप्पी इंडिया 1928, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ आत्मकथा, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया 1919, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया 1917, आर्य समाज 1915। अन्य रचनाएं महान अशोक, श्री कृष्ण एवं उनकी शिक्षा, छत्रपति शिवाजी, इटली के मैजिनी व गैरिबोल्डी की जीवनी। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के अध्यक्ष बने। अमेरिका में 15 अक्टूबर 1917 को न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। लाला लाजपत राय ने सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी लोक सेवक मंडल की स्थापना लाहौर में 1921 में लाला लाजपत राय के द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य मातृभूमि की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को सूचीबद्ध और प्रशिक्षित करना था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस ने लाठियों से प्रहार किया। बाद में लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या क्रांतिकारियों ने कर दी। वैसे क्रांतिकारी पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे, जिसके फलस्वरूप 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। लाठीचार्ज के पश्चात घायल होने के पश्चात लाला लाजपत राय ने यह शब्द कहे थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। लाला लाजपत राय ने कहा कि क्रांतियां और क्रांतिकारी आंदोलन जो सामाजिक सच्चाइयां हैं, इनके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। लाला लाजपत राय ने मैजिनी की रचना ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया।
लॉर्ड मिंटो ने लाला लाजपत राय के बारे में कहा कि कांग्रेस बड़ी वफादार है, पर लाला लाजपत राय बड़ा खतरनाक है। जिस प्रकार कवि वर्ड्सवर्थ ने कवि शैली को द लास्ट लीडर कहा था, उसी प्रकार भगत सिंह ने लाला लाजपत राय को द लास्ट लीडर कहा था। अपनी शिकायतों का निवारण कराने तथा रियायतें पाने के लिए उन्होंने उदारवादियों ने 20 साल से अधिक समय तक कमोबेक्स जो निरर्थक आंदोलन चलाया था, उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। यह कथन लाला लाजपत राय का था। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के पश्चात तीसरे प्रमुख क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल, जिनका जन्म 1858 में हुआ और उनकी मृत्यु 1932 में होती है। विपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को बंगाल के सिलहट जिले के प्योल गांव में हुआ। वे प्रारंभ में ब्रह्म समाज के संपर्क में आए और उसके प्रवक्ता के रूप में यूरोप तथा अमेरिका गए। बंकिम चंद्र चटर्जी के बंग दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने चटर्जी को बंगाल का सर वाल्टर स्कॉट कहा। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए स्वयं ने एक विधवा से विवाह किया। हिंदू रिव्यू 1911 में अंग्रेजी भाषा में विपिन चंद्र पाल की पत्रिका थी तथा इसके द्वारा परिदर्शक नामक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। विपिन चंद्र पाल की प्रसिद्ध पुस्तकें जिसमें मेरे जीवन, समय की यादें, द सोल ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिट, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया, क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी लिखी थी। विपिन चंद्र पाल की आत्मकथा सतार बच्चार थी। अरविंद घोष के खिलाफ गवाही देने से मना करने पर विपिन चंद्र पाल को 6 माह की सजा सुनाई गई थी। विपिन चंद्र पाल की प्रमुख पत्रिकाएं न्यू इंडिया 1882 में प्रकाशित हुई थी, अंग्रेजी भाषा में जो साप्ताहिक पत्रिका थी। भारत जो 1901 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका थी। वंदे मातरम जो 1906 और 1907 में प्रकाशित हुई जो दैनिक पत्रिका थी। स्वराज 1908 और 1911 में इंग्लैंड में रहकर यह निकाली थी। विपिन चंद्र पाल को भारत में क्रांतिकारियों का पिता, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया कहा जाता है। अरविंद घोष ने विपिन चंद्र पाल को राष्ट्रवाद का महान पैगंबर कहा है। इन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया, जिसके उपरांत उनका महत्व कम हो गया। अरविंद घोष 1872 से 1950 ईस्वी। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता के बंगाली परिवार में हुआ। इनके पिता कृष्णधन घोष कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे तथा माता का नाम स्वयंलता था। 1890 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा पास कर ली, लेकिन घुड़सवारी में विफल होने के कारण भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश नहीं कर सके। 18 वर्ष की आयु में अरविंद घोष बड़ौदा के नरेश के निजी सचिव रहे थे। 1893 में अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष 1 वर्ष तक जेल में रहे। सीआर दास ने इनका बचाव किया और कोर्ट से बरी करवाया था। 1908 ईस्वी में वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन स्वदेशी आंदोलन को तीव्र करने के लिए किया। 1907 में इस पत्रिका में निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया। न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड, इसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचना की। इसमें कांग्रेस के उद्देश्यों को गलत बताया तथा कार्यप्रणाली को अशुद्ध बताया। अपनी पुस्तक भवानी मंदिर जो उन्होंने बंकिम चंद्र की आनंद मठ से प्रभावित होकर लिखी थी 1905 में, जिसमें कहा कि हमारी भारत माता पृथ्वी का एक टुकड़ा नहीं है, न ही वह वाक मूर्ति, न ही कोई मन की कल्पना है। वह लाखों लोगों की सामुदायिक चेतना से निर्मित वह महान शक्ति है जिसमें राष्ट्र का निर्माण होता है। अरविंद घोष ने राष्ट्रीय इच्छाओं और मांग की पूर्ति करवाने के लिए स्वयं सहायता और निष्क्रिय प्रतिरोध के 2 साधनों के लिए प्रचार किया था। रचनाएं सावित्री अंग्रेजी की सबसे लंबी काव्यात्मक समीक्षा है। 1940 में इसकी रचना की। द लाइफ डिवाइन 1919 में जो इनकी आत्मकथा है। तीसरे नंबर पर है सिंथेसिस ऑफ योगा 1948 में। गीत प्रबंध 1944 में एजेज ऑन गीता। द सीक्रेट ऑफ वेदास कर्मयोगी जो अंग्रेजी पत्र था। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी द मदर द ह्यूमन साइकिल
वंदे मातरम 1907 में यह समाचार पत्र था। ऑरविले आश्रम या औराबिंदो, यह आश्रम पांडिचेरी में था। यहाँ अरविंद घोष 1910 में ही आए थे। पांडिचेरी में ही 5 दिसंबर 1950 को अरविंद घोष का निधन हुआ। फ्रांसीसी चित्रकार व संगीतकार मिर्रा अल्फसा, जिसे मां कहा जाता था, इनकी सहयोगी व शिष्या थी। 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य रहे थे। कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर एवं अराष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही, यह कथन अरविंद घोष ने कहा था। वंदे मातरम, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ उपन्यास में 1882 में किया। इसका पहली बार उपयोग रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया। वंदे मातरम गीत का उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। हैदराबाद रियासत ने वंदे मातरम गीत पर रोक लगा रखी थी। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो भारतीय राष्ट्रवाद पर एक प्रचंड प्रहार था। इस कारण कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। बंगाल उस समय सबसे बड़ा प्रांत था। रिजले ने 7 फरवरी 1904 को कहा कि एकीकृत बंगाल एक शक्ति है, विभाजित होकर बंगाल विभिन्न दिशाओं में बिखर जाएगा। उस समय बंगाल में पश्चिमी व पूर्वी बंगाल सहित बिहार व उड़ीसा भी शामिल थे। असम 1874 में बंगाल से अलग हो गया। सिलहट प्रांत भी अलग हो गया। बंगाल का क्षेत्रफल 1,89,000 वर्ग मील, 4,89,500 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 8 करोड़ थी। अविभाजित बंगाल को बंगाल तथा पूर्वी बंगाल में विभाजित किया गया। विभाजन का निर्णय 19 जुलाई 1905 को लिया गया, जिसमें पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल दो भागों में विभाजित किया। पश्चिमी बंगाल, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसकी राजधानी कलकत्ता रखा गया। वह क्षेत्रफल इसका 1,41,580 वर्ग मील, जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख, जिसमें 4 करोड़ 20 लाख हिंदू और 90 लाख मुसलमान थे। वहीं पूर्वी बंगाल, जिसमें वर्तमान के असम, सिलहट सहित और पूर्वी बंगाल, राजशाही चटगांव व ढाका को मिलाया, राजधानी ढाका को बनाया। क्षेत्रफल इसका 1,06,540 वर्ग मील था। जनसंख्या इसकी 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे और 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे। विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। इस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने खाना नहीं खाया, उपवास रखा, वंदे मातरम गीत गाया। प्रसिद्ध बंगाली पत्रकार कृष्ण कुमार मित्र ने सर्वप्रथम 13 जुलाई 1905 को अपनी साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी में विभाजन के विरुद्ध देश भर में अंग्रेजी माल के बहिष्कार का सुझाव दिया। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक बताया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े प्रांत का प्रशासन चलाने में समस्या आ रही है, इसलिए विभाजन आवश्यक है। किंतु विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रही राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। बंगाल विभाजन का सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में बंगाली नवयुवकों ने तीव्र अविरोध किया। बंगाल विभाजन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। उस समय जनता का नारा बन गया था, बनर्जी झुकता नहीं। 1896 से 1902 के बीच असम के मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर रहे हेनरी जॉन स्टेडमैन कॉटन ने भी बंगाल विभाजन का विरोध किया था। बंगाल विभाजन के पश्चात हुई प्रतिक्रियाएं। बंगाल विभाजन एक बेहद निर्मम भूल है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ है। बंगाल विभाजन जो चेले पर नमक छिड़कने की तरह है। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, भारत मेरी 2 पत्नियां हैं, निश्चय ही मुझे मुसलमान पत्नी बहुत प्रिय है। ब्रूमफील्ड फुलर, पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर। बंगाल विभाजन ने बंगाली मुसलमानों को एकता का ऐसा अवसर प्रदान किया जो उन्हें मुसलमान बादशाहों के समय भी नसीब नहीं हुआ। यह कथन लॉर्ड कर्जन का है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर के अनुसार यह विरोध केवल वकीलों और समाचार पत्रों की तरफ से था। लॉर्ड मार्ले इसको निश्चित तथ्य सेटल्ड फैक्ट की संख्या दी। कर्जन का भारत सचिव को 1904 में पत्र। ये बंगाली अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं और वे उस समय का स्वप्न ले रहे हैं उस समय का स्वप्न ले रहे हैं जब अंग्रेज यहाँ से निकाल दिए जा चुके होंगे और कलकत्ता के राजभवन में एक बंगाली बाबू बैठा होगा। बंगाली हितवादी तथा संजीवनी जैसे अखबारों ने अपने लेखों में बंगाल विभाजन का विरोध किया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई। रविंद्रनाथ टैगोर तथा रमेश सुंदर त्रिवेदी के सुझाव पर विभाजन को एकता के प्रतीक के रूप में राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। 19 अगस्त 1905 के अमृत बाजार पत्रिका में समाचार प्रकाशित हुआ कि जनता को यह बताने के लिए पर्चे बांटे जा रहे हैं कि विदेशी नमक को बैल के खून और बिल्ली, कुत्ते तथा सूअर की हड्डी की भस्म भस्म से साफ किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार सोनार बांग्ला और एकला चलो का नारा दिया। 1971 में अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना था। मई 1906 में बंगाल में उग्रवादी नेताओं ने प्रतिमा पूजा के साथ साथ बंगाल में गणेश और शिव जी उत्सव बनाने पर बल दिया। विपिन चंद्र पाल ने इसको स्थानांतरित राष्ट्रवाद की संज्ञा दी। कृष्ण कुमार मित्र की एंटी सेक्युलर सोसाइटी ने धर्मनिरपेक्षता स्वरूप को बनाए रखने के लिए गणेश एवं शिवाजी उत्सव का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया। संजीवनी ब्रह्म समाज की पत्रिका थी। वंदे मातरम बंगाल स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत था। हवरिसाल सम्मेलन वर्तमान बांग्लादेश में अप्रैल 1906 में हुआ, जिसके अध्यक्ष अब्दुल रसूल थे। इस सम्मेलन के बाद युगांतर समाचार पत्र ने लिखा 22 अप्रैल 1906 के अंक में कि समस्या का समाधान जनता ने अपने हाथों में ले लिया। भारत के 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ ऊपर उठाने होंगे। ताकत का सामना ताकत से करना पड़ेगा। स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता तिलक बम्बई व पूना में, अजीत सिंह व लाला लाजपत राय पंजाब में, सैयद हैदर रजा दिल्ली में, चिदम्बरम पिल्लई व सुब्रमण्यम शिवा मद्रास प्रेसिडेंसी में किया। कांग्रेस ने 1905 में बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोखले के द्वारा की गई थी, में बंगाल में स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया। बनारस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया तथा स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य बताया। बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, बल्कि स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि का भी बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। धोबियों ने विदेशी वस्त्र धोने से मना कर दिया। गांव में आर्थिक व सामाजिक पुनरुत्थान के लिए रचनात्मक कार्य किए गए, जैसे सामाजिक सुधार लागू करना, बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबखोरी का विरोध करना। बरिशाल के अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। बारिशाल के सांत सौम्य स्कूल मास्टर अश्विनी कुमार दत्त ने ब्रजमोहन विद्यालय के छात्रों के स्थायी तौर पर अनेक स्वयंसेवक दस्ते तैयार किए। 1887 में निर्वाचन विधानमंडलों की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स को 40,000 हस्ताक्षरों वाला एक ज्ञापन भेजा। 1897 में उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा कहकर उसकी तीव्र आलोचना की। कुछ समय बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आलोचना का अनुमोदन किया। अश्विनी कुमार धार्मिक व्यक्ति होने के बावजूद इस मामले में उदार थे। वे स्वयं को केशव चंद्र, विजय कृष्ण गोस्वामी और रामकृष्ण का शिष्य मानते थे। उनके द्वारा आचार धर्म की संहिता के रूप में लिखी गई पुस्तक भक्ति योग 1887 में हिंदू गृहस्थों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। 1909 में विपिन चंद्र पाल ने अश्विनी कुमार
से कहा कि वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिसे जनसाधारण का व्यापक एवं निष्ठायुक्त समर्थन प्राप्त हुआ था। परंपरागत उत्सव तथा मेलों द्वारा भी स्वदेशी का प्रचार हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। अरविंद घोष इसके प्राचार्य बने थे 1906 ईस्वी में। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी तथा इसके अध्यक्ष सर गुरुदास बनर्जी बने। तकनीकी शिक्षा के लिए जुलाई 1906 में बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। बंगभंग आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन 1901, सतीश चंद्र मुखर्जी ने बंगाल में डॉन सोसाइटी 1902 में कलकत्ता की स्थापना की। 22 अक्टूबर 1905 का कार्लाइल बंगाल का मुख्य सचिव कार्लाइल सर्कुलर जारी हुआ। इसके द्वारा धरना दे रहे विद्यार्थियों को संस्थानों के अनुदान, मान्यता एवं छात्रवृत्तियां व सरकारी सहायता बंद करने की धमकी दी गई। बंगाल विभाजन के बाद के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रज फ्रेजर था। छात्रों ने कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में सचिंदर कुमार बसु के नेतृत्व में एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किया गया। सुबोध मलिक ने 1 लाख रुपए की राशि देकर इस आंदोलन को बड़ा प्रोत्साहन दिया। बंग विरोधी आंदोलन को ढाका के निकट सोनारंग राष्ट्रीय विद्यालय क्रांतिकारियों का भर्ती केंद्र बना हुआ था। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मशक्ति व आत्मनिर्भरता को बढ़ाया। स्वदेशी उद्योगों की भी स्थापना की। पीसी रॉय ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करने के लिए स्वयंसेवकों को संगठित किया तथा जन समितियां बनाई गई। स्वदेशी आंदोलन से कपड़ा उद्योग सर्वाधिक प्रभावित हुआ। स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। आंदोलन और बहिष्कार का हथौड़ा 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध किए गए स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के समय ब्रिटिश विदेशी कपड़े की सप्लाई करने वाले व्यापारियों के शाह घराने ने मैनचेस्टर के कपड़े नहीं बेचने का वचन दिया, किंतु वर्ष के अंत तक उन्होंने वचन भंग कर दिया। आंदोलन विरोधी कदम उठाए जाने के कारण जनता ने शाह परिवार का सामाजिक बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि शाह परिवार द्वारा अपने मूल गांव समसूदी में फरवरी 1907 में आयोजित एक पूजा कार्यक्रम में 5000 अतिथियों को बुलवा दिए जाने पर मात्र 31 लोग ही पधारे। परिवार के वापस बारिशाल लौटने पर उनके कवि धोबी और नाई ने उनका बहिष्कार कर दिया। परिवार के लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया, क्योंकि सड़क पर जाते ही लोग उनका उपहास उड़ाने लगते। स्वयंसेवक लोग उनकी दुकान के सामने से गुजरते समय थूकने की आवाज निकालते। पूरे जिले में जमींदार लोग अपने किसी भी घाट पर उनकी नाव नहीं बांधते। उनके कर्मचारियों को गालियां दी गई, उन्हें मारा पीटा गया। उनके यहाँ भेजे जा रहे अंग्रेजी कपड़ों की कांटों पर नाइट्रिक एसिड फेंका गया। उन्हें कभी कभी धमकी भरे पत्र भी लिखे गए। डर के मारे 1909 तक शाह परिवार के सदस्य रात्रि को बाहर नहीं निकलते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद आदि ने राष्ट्रीय गीत लिखे। चित्रकला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस महत्वपूर्ण थे। अवनींद्रनाथ ने पाश्चात्य प्रभाव से मुक्त होकर पूर्णतः स्वदेशी कला से प्रेरणा से चित्र बनाए। अजंता, एलोरा व राजपूताना चित्रकला से प्रेरणा लेकर 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर थे। भारतीय प्राच्य कला संस्था इसकी पहली छात्रवृत्ति नंदलाल बोस को मिली। दक्षिणा रंजन मित्र मजूमदार की लिखी गई ठाकुर मार झूली दादी अम्मा की कथाएं आज भी बंगाली बच्चों को प्रेरित करती है। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल राय ने भी काफी कार्य किए थे। पीसी रॉय ने बंगाल में केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन ने पहली बार समाज के हर वर्ग को अपने साथ लिया। इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया।
इसमें कुछ जमींदार, शहरी निम्न मध्यम वर्ग के लोग व छात्रों ने भी भाग लिया। पहली बार इसी दौरान मजदूर वर्ग की समस्याओं को राजनीतिक ढांचा प्रदान किया गया। उच्च संख्या में किसानों को भी अपने साथ जोड़ा गया। 22 साल के किसान, लेकिन किसानों को भी बड़े पैमाने पर नहीं जोड़ पाए। भारत का कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन संपूर्ण किसान तबके से नहीं जोड़ पाया। स्वदेशी आंदोलन में विभिन्न तबकों के कुछ मुसलमानों ने साथ दिया, बहुसंख्यक मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने। इसका कारण मुसलमानों में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा सांप्रदायिकता का जहर घोलना था। अंग्रेजों का यह प्रयास सफल रहता क्योंकि बंगाल में उस समय अधिकतर हिंदू भूस्वामी थे और मुसलमान खेतिहर मजदूर। यही वह समय था जब अंग्रेजों के इशारे पर मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह का उपयोग स्वदेशी के आंदोलन में किया गया। स्वदेशी के प्रचार प्रसार हेतु स्वदेशी वस्तु प्राचरणी सभा का गठन तिलक द्वारा महाराष्ट्र में किया गया। विदेशी पत्रकार H.W. नेविन्सन ने इस आंदोलन से जुड़े रहे। जोगेंद्र नाथ घोष ने एक समिति की स्थापना की जिसका लक्ष्य छात्रों की तकनीकी प्रशिक्षण हेतु ज्ञापन भेजना था। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने वाले प्रमुख समाचार पत्र थे विपिन चंद्र पाल का न्यू इंडिया, अरविंद घोष का वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय का संध्या, वारिंद्र कुमार का युगांतर ने बंगाल में। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने उपन्यास गोगोरा और गहरे बायरे में 1906 ईस्वी के तनाव और अस्पष्टता को प्रस्तुत किया था। प्रेमचंद ने अपने सोजे वतन में बंग भंग का उल्लेख किया। वंदे मातरम में शांतिपूर्ण आश्रम स्वदेशीवाद को अपूर्ण बताकर अरविंद घोष ने विस्तृत बहिष्कार के साथ साथ संगठित एवं निर्मम बहिष्कार की मांग की। प्रारंभ में पूर्वी बंगाल के अनेक मुसलमानों द्वारा विभाजन का विरोध किया गया। विभाजन के विरोध में 23 सितंबर 1905 को कलकत्ता में हजारों हिंदू मुस्लिम विद्यार्थियों का एक संयुक्त जुलूस निकाला गया। अब्दुल हलीम गजनवी, अब्दुल रसूल, दीन मोहम्मद, मुनीरुज्मा, इस्माइल हुसैन सिराजी, लियाकत हुसैन, अब्दुल हुसैन, दीदार बख्श, अब्दुल मजीद, ख्वाजा अतिकुल्लाह और अब्दुल गफूर जैसे मुसलमानों का समूह स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 23 अगस्त 1905 को अब्दुल रसूल की अध्यक्षता में मुसलमानों की एक बड़ी सभा राजा बाजार में हुई जिसमें विभाजन का विरोध, हिंदुओं के प्रति सहयोग एवं स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और शमसुल हुदा ने प्रारंभ में विभाजन का विरोध किया किंतु बाद में इसका समर्थन किया गया। मजदूर नेता अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुसुम राय चौधरी, अपूर्ण घोष और प्रेमतोष बोस नरमपंथियों ने कभी भी जनता के बीच जाकर कार्य नहीं किया। यही कारण था कि वे इस आंदोलन के नेतृत्व प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके। लेकिन बंगाल में नरमपंथी अदालती कार्रवाई के माध्यम से विभाजन का विरोध करते रहे। बंगाल विभाजन का विरोध तथा विभाजन के उत्पन्न प्रशासनिक और वित्तीय कठिनाई को देखते हुए सरकार ने अगस्त 1906 में अरुंडेल समिति की स्थापना की। इस समिति ने बंगाल विभाजन रद्द करने की अनुशंसा की। 12 दिसंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कर दी। बिहार व उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। असम को 1874 ईस्वी में इस 74 की स्थिति में लाया गया। सिलहट भी इसमें शामिल था। 1908 तक आते आते स्वदेशी आंदोलन के कमजोर पड़ने के कारण सरकार के द्वारा निर्ममता पूर्वक आंदोलन को दबाना, कांग्रेस पार्टी में विभाजन, 1907 का सूरत अधिवेशन, तिलक को 6 वर्ष की जेल, विपिन चंद्र पाल व अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया। पंजाब के अजीत सिंह व लाला लाजपत राय को निर्वासित करना, 3 स्वदेशी आंदोलन के पास प्रभावी व संगठन का अभाव। स्वदेशी आंदोलन ने सोई हुई राष्ट्रीयता की भावना को जगाया तथा भावी राष्ट्रीय आंदोलन का आधार तैयार किया। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत विभाजन पर
लॉर्ड मिंटो ने मार्ले को पत्र लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी सबसे बड़ी जीत है। अब अगले हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 1881 में हुआ और उनकी मृत्यु 1941 में हुई। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। 1890 में मानसी की रचना की, जिसमें कविताएं संकलित है। अपने पिता की जागीर देखने 1891 ईस्वी में सियालदाह और सैदपुर चले गए। वहां उन्हें ग्रामीण लोक जीवन देखने को मिला। गल्पगुच्छ 1912, इसमें मानव जीवन के अभाव तथा उनकी कठिनाइयों को केंद्र बनाकर लिखी गई कहानियां हैं। यह गंगा नदी से सर्वाधिक प्रभावित है। सोनार तरी, सोने की नाव 1893 में, चित्रा 1896 में, चैताली, देर की फसल 1896 में, कल्पना या स्वप्न तथा क्षणिक 1900 ईस्वी में, नैवेद्य अर्थात उपहार 1901 में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दो काव्य नाटक चित्रांगदा 1892 में और मालिनी 1895 में लिखे गए। 1910 में एक अंग्रेज कवि येट्स ने उनके काव्य संग्रह गीतांजलि गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया, उसकी प्रस्तावना लिखी, जिस पर उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1915 में भारत की अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी, परंतु 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह उपाधि वापस कर दी। गोरा 1907 से 10 इनका प्रसिद्ध उपन्यास था। महादेवी वर्मा की रचना भी गोरा है। प्रश्न नामक कविता की रचना 1932 में की। 1940 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की तरफ से सर मॉरिस ग्वालियर ने डॉक्टर की उपाधि प्रदान की। विश्वविद्यालय की तरफ से यह उपाधि सर मॉरिस ने प्रदान की थी। कवि रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ गीत 24 जनवरी 1950 को हिंदी संस्करण अपनाया। 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। जन गण मन यह पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। आबिद अली ने इसे हिंदी व उर्दू में अनुवादित किया। अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। इसकी धुन कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने बनाई। संपूर्ण राष्ट्रगान में 5 पद्यखंड है, परंतु केवल प्रथम पद्यखंड को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। यह मूलतः बंगाली भाषा में लिखा गया। इसको बजाने में 52 सेकंड लगते हैं। प्रथम व अंतिम पंक्ति गाने में 20 सेकंड का समय लगता है, जो संक्षिप्त रूप में है। 1901 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की गई। 1919 ईस्वी में कला के एक स्कूल कला भवन की नींव रखी, जो 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय का हिस्सा बन गया। सभ्यता में संकट 1940 ईस्वी में यह लेख लिखा। यह अंग्रेजों की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उदासीनता तथा दुर्भावना के विरुद्ध लेख था। संध्या समाचार के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम गुरुदेव कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुलाब का उद्यान लुई फिशर ने कहा, अमेरिकी पत्रकार थे। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। मुस्लिम लीग अलीगढ़ कॉलेज के प्राचार्य आर्चबोल्ड के सुझाव पर 35 सदस्य एक प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। एक प्रतिनिधि मंडल को मौलाना अली ने आदेशित प्रदर्शन कमांड परफॉर्मेंस की संज्ञा दी। आर्चबोल्ड ने प्रतिनिधि मंडल के निवेदन पत्र का मसौदा तैयार किया। सरकार और प्रतिनिधि मंडल के बीच बिचौलिए की भूमिका भी आर्चबोल्ड ने निभाई। प्रतिनिधि मंडल ने अंग्रेजी क्राउन के प्रति राजभक्ति की भावना प्रकट की और उनके सुधारों की प्रशंसा की। प्रतिनिधि मंडल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की मांग की। यह भी कहा कि मुसलमानों को केवल जनसंख्या के आधार पर
स्थानों का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, अपितु यह उनके राजनीतिक महत्व और साम्राज्य की रक्षा में की गई सेवाओं के आधार पर मिलना चाहिए। लॉर्ड मिंटो ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। 27 से 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया वुमेन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के निमंत्रण पर इंडिया वुमेन एजुकेशन कांग्रेस का आयोजन हुआ, जिसमें मुसलमानों के लिए प्रथम संगठन बनाने की घोषणा की गई। इसके परिणाम स्वरूप 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। संस्थापक अध्यक्ष नवाब सलीमुल्लाह, प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, स्थायी अध्यक्ष आगा खां 1908 से 1913 ईस्वी तक। लीग के उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति राजभक्ति की भावना को बढ़ाना, यदि सरकार के किन्हीं विचारों के विषय में कोई गलत धारणा उठे तो उसे दूर करना, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना, उनकी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को मर्यादापूर्ण शब्दों में सरकार के सम्मुख रखना। उद्देश्य 1 व 2 को ध्यान में रखते हुए यथासंभव मुसलमानों द्वारा अन्य भारतीय संप्रदायों के बीच सद्भावना बढ़ाना। इस प्रकार मुस्लिम लीग आरंभ से ही एक सांप्रदायिक संस्था थी। प्रमुख अधिवेशन मुस्लिम लीग के। पहला अधिवेशन 1907 ईस्वी में कराची में सर आदमजी पीर भाई की अध्यक्षता में 1907 ईस्वी में कराची में लीग के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग का संविधान बनाया गया। दूसरा अधिवेशन 1908 में अमृतसर में सैयद इमाम की अध्यक्षता में दूसरे अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार नहीं की, तो 1909 में अमीर अली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल लंदन भेजा गया। वहां पर लॉर्ड मार्ले की संयुक्त निर्वाचन मंडल की योजना को निरस्त करवा दिया गया। 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार किया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत मुस्लिम मतदाताओं के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बना दिए गए, जहां चुनाव में उम्मीदवारी और वोट देने का अधिकार केवल मुसलमानों को ही था। सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार होने के कारण हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक प्रचार की खुली छूट मिल गई, जिसने मुस्लिम मतदाताओं को अपनी राजनीतिक आर्थिक समस्याओं को सांप्रदायिक रूप से प्रस्तुत करने का प्रशिक्षण दिया। नौवां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में मोहम्मद अली जिन्ना, जिसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस व लीग अधिवेशन साथ साथ में हुआ। 12वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ, जिसके अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। बकरीद के अवसर पर गोवध निषिद्ध का प्रस्ताव पारित किया गया। 21वां अधिवेशन 1930 में इलाहाबाद में हुआ, अध्यक्ष जिसके मोहम्मद इकबाल थे। पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का प्रस्तुत किया। 27वां अधिवेशन 1940 में लाहौर में हुआ, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव को सर सिकंदर हयात खान ने तैयार किया। पर्याप्त संसाधनों के बाद फजलुल हक द्वारा प्रस्तुत खलीकुजमा द्वारा समर्थन किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 31वां अधिवेशन दिसंबर 1943 ईस्वी में कराची में हुआ, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। 1943 के कराची अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। तो ये था मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग से संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण अधिवेशन। इसके पश्चात अब मार्ले मेंटो अधिनियम 1909। तो मार्ले मेंटो अधिनियम जो है, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम राष्ट्रीय आंदोलन के दोनों चरण, उदारवादी और उग्रवादी चरण के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के कुछ प्रमुख अधिवेशनों के बारे में पढ़ा।
कल की क्लास में हम आज़ादी से संबंधित कुछ घटनाएं, जिनमें मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार जो 1911 में लगा था, इसके अलावा होम रूल आंदोलन 1916 का, तोसा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू प्रकरण, इसके अलावा कुछ और क्रांतिकारी गतिविधियां, जिसमें कुछ बम कांड, अन्य क्रांतिकारी गतिविधियां, अभिनव समाज, मित्र मेला संगठन, वीर सावरकर के द्वारा शुरू किए गए कुछ संगठन, अन्य संगठन, प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस, बंगाल में क्रांतिकारी, मद्रास में क्रांतिकारी, इन सभी क्रांतिकारियों के बारे में कुछ भारत से बाहर जो क्रांतिकारी हुई थी, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया होम रूल सोसाइटी के तहत, और भी जो क्रांतिकारी हुई थी, कुछ षड्यंत्र केस किए गए थे, जैसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस है, हावड़ा षड्यंत्र केस है, अलीपुर षड्यंत्र केस है। इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। मिलते हैं इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए कल मार्ले मिंटो अधिनियम से शुरू कर रहेंगे कल की क्लास को। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।